क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 2 है यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसके अंदर दो पार्ट है, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है और दूसरा है कैपेसिटेंस। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटेंस। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को फर्स्ट डिफाइन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। अब नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी का मतलब क्या होता है आपने देखा ही होगा। जो एनर्जी होती है वो होता है वर्क डन, ठीक है। वर्क जो होता है, वर्क को ही हम एनर्जी बोलते हैं। अब वर्क जो होता है, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करते हैं तो यहाँ कोई चार्ज होते हैं, यहाँ पर उस चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, दो चार्ज के बीच में फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, और वर्क जो होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। इसका मतलब क्या होता है, किसी चार्ज के ऊपर फोर्स होता है और जब वो चार्ज मूव करता है, उसको डिस्प्लेस किया जाता है, तब वर्क डन आता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी चार्ज को डिस्प्लेस करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कैसे होगी कि किसी भी चार्ज को अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट पर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी फोर्स के अगेंस्ट अगर हम डिस्प्लेस करते हैं तो वो जो वर्क डन होता है वही आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। मान लो यहाँ पर आपका क्यू चार्ज है, ठीक है। इस क्यू चार्ज की एक इलेक्ट्रिक फील्ड की चारों तरफ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्यू नोड एक टेस्ट चार्ज है, उस टेस्ट चार्ज को हमने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव किया, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर हमने डिस्प्लेस किया है, ठीक है। अगर ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो इसके ऊपर फोर्स भी अप्लाई होगा, ठीक है। तो फोर्स के अगेंस्ट अगर हमने चार्ज को या फोर्स की डायरेक्शन में हमने चार्ज को डिस्प्लेस किया है तो वर्क होगा। वर्क क्या होगा, वर्क जो होगा वो फोर्स इंटू क्या हो जाएगा, उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं डिस्प्लेसमेंट को। तो एफ इंटू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो कैसे डिफाइन करेंगे हम यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को, तो टोटल वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द टेस्ट चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम ए टू बी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ठीक है। तो देखा जाए तो अगर हमें किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करने में हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी वर्क डन, टोटल वर्क डन जो करना पड़ेगा वही वर्क डन आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। लेट सपोज एक पॉइंट है ओ, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। लेट सपोज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम दो पॉइंट कंसिडर करते हैं, ए और बी, ठीक। लेट सपोज जो ए पॉइंट है वो आर ए पर है, बी पॉइंट जो है वो आर बी डिस्टेंस पर है, किससे, जिस चार्ज से की इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें, ओके। ए पॉइंट पे लेट सपोज एक क्यू नोट चार्ज एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव कराना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव कराना है, और हमें क्या निकालना है यहाँ पर, उसको मूव कराने में जितना भी वर्क डन लगेगा वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। अब लेट सपोज पॉइंट ए पर जो आपका फोर्स लग रहा है एफ, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर ए है। तो यहाँ पर देखा जाए तो फोर्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, के क्यू नॉट अपॉन आर ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्स होगा, ए पॉइंट पे जो फोर्स होगा वो कुछ इतना होगा, और बी पॉइंट पे अगर हम यहाँ पर मूव करके यहाँ तक ला रहे हैं तो बी फोर्स, बी पॉइंट पे मान लो इसको ए पे मान लेते हैं, बी पॉइंट पे मान लो एफ बी मान लेते हैं फोर्स, वो क्या हो जाएगा, के क्यू नॉट अपॉन क्या हो जाएगा, आर बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, आर बी का स्क्वायर। तो देखा जाए तो दोनों डिस्टेंस अलग अलग है, आर ए अलग है, आर बी अलग है, तो इसका मतलब फोर्स ए और फोर्स बी दोनों भी अलग अलग है। हालांकि फोर्स ए जो होगा वो बड़ा होगा एफ बी से, ठीक है। तो हमें तो इतना समझना है कि दोनों फोर्स अलग अलग है। अब यहाँ से हम चार्ज को मूव जब करवाते हैं, ठीक है, डिस्प्लेस जब करते हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, तो जो वर्क डन हम लिखते हैं वो क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब हमें यहाँ पर एक प्रॉब्लम आने वाली है। प्रॉब्लम क्या आने वाली है कि इस फार्मूले में, ठीक है, इस फार्मूले में, वर्क के इस फार्मूले में जो हम फोर्स कंसीडर करते हैं वो कांस्टेंट फोर्स कंसीडर करते हैं। ये कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। ईच एंड एवरी पॉइंट ए से बी तक जितना भी पॉइंट होता है वहाँ पर ये फोर्स कांस्टेंट होता है, तभी हम वर्क डन को लिख पाते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ से यहाँ तक वर्क डन, मान लो ए पॉइंट पे आपका जो फोर्स था वो मान लो 100 न्यूटन का है, ठीक है, और बी पॉइंट पे आपका जो फोर्स है वो मान लो 50 न्यूटन का है, ठीक है। तो हमें कौन सा फोर्स कंसीडर करना है, यहाँ पर कौन सा फोर्स कंसीडर करेंगे, हम कंफ्यूज हो जाएंगे, 100 न्यूटन करेंगे या 50 न्यूटन करेंगे, ठीक है।
100 न्यूटन होगा या 50 न्यूटन होगा, ठीक है, या इनके इंटरमीडिएट किसी पॉइंट पे कोई सा फोर्स होगा, जैसे कि इनके बीच में 75 न्यूटन होगा, तो 75 न्यूटन कंसिडर करें। कौन सा फोर्स हमें कंसिडर करना है हम यहाँ पर अभी नहीं बता सकते। तो उसके लिए हमारा जो मेथड होता है वो क्या होता है, एक एलिमेंट्री मेथड होता है। हम इसको क्या करते हैं, छोटे से एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं, उस एलिमेंट में हम क्या करते हैं, उसको डिस्प्लेस करते हैं और वहाँ पर वर्क डन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। उस एलिमेंट में जो भी वेरिएबल क्वांटिटी होती है उसको हम क्या करते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा एलिमेंट कट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर लेट सपोज आपका यही सिस्टम है, प्लस क्यू है, ठीक है, ए से बी है, हमें पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट चार्ज ए से बी तक मूव करवाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से प्लस क्यू चार्ज से एक्स डिस्टेंस पर जाकर एक छोटा सा एलिमेंट कट कर देंगे, एक्स डिस्टेंस पर जाकर एक छोटा सा एलिमेंट कट कर देंगे डी एक्स, ठीक है। और हम क्या बोलेंगे कि इस चार्ज को, क्यू नॉट चार्ज को इस डी एक्स एलिमेंट में हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं, मतलब डी एक्स ही डिस्प्लेस कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर जो एलिमेंट्री कंसिडर किया है, हम यहाँ से इसको स्टार्ट करके यहाँ पर हमको एंड कर रहे हैं, और इसके अंदर जो फोर्स होगा एफ इजिकल टू, ठीक है, ये कितनी डिस्टेंस पर एक्स पे होगा, तो यहाँ पर जो फोर्स होगा एफ इजिकल टू, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, एफ इजिकल टू होगा के क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या होगा, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, क्यू नॉट चार्ज कहाँ पर रखा हुआ है, इसके एक साइड पे, अभी यहाँ पर क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है इस एलिमेंट के एक साइड पर, ठीक है। इन दोनों के बीच में अभी फोर्स क्या है यहाँ पर, के क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस कंडीशन पे रखा हुआ है, ठीक है, अगर मैं जूम करके बता रहा हूँ आपको तो। और अगर हमें यहाँ से यहाँ तक चलना है तो भी हम फोर्स यही कंसिडर करेंगे, मतलब इस एलिमेंट के दोनों कॉर्नर पे जो रहेगा फोर्स क्या कंसिडर करेंगे, ए फिजिकल टू के क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, एलिमेंट के अंदर ये फोर्स हम क्या ले लेते हैं, कांस्टेंट कंसिडर कर लेते हैं। इसके बीच में जितने भी पॉइंट होते हैं वहाँ पर आपका फोर्स उतना ही रहेगा। अगर आपका फोर्स एक बार कांस्टेंट हो गया, हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, दिस फोर्स इज कंसिडर कांस्टेंट इन स्मॉल एलिमेंट लेंथ, इस छोटे से एलिमेंट की लेंथ पर हम क्या करते हैं, इस फोर्स को कांस्टेंट कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट कैसे कंसिडर किया हमने, थोड़ा सा उसके ऊपर भी चर्चा कर ले। अगर आप बात करोगे इसकी एलिमेंट की बात करेंगे, तो मैं थोड़ा सा जूम करके अगर लिखूँ यहाँ पर, तो मान लो यहाँ पर जो फोर्स आएगा, लेट सपोज आपका 3 न्यूटन का फोर्स आया, तो इस पर जो फोर्स आएगा ना, इसके ऊपर जो फोर्स आएगा वो थोड़ा सा ही कम आएगा। कितना कम आएगा, जैसे हल्का सा कम, तो 2.99999999, ठीक है, 9 न्यूटन। बहुत इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो नेग्लिजिबल डिफरेंस है, दोनों फोर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, नेग्लिजिबल है। तो अगर बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है तो उसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं। तो इनके बीच में यहाँ से यहाँ तक का कोई ज़्यादा डिफरेंस हम मानेंगे नहीं, ठीक है, कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का जो फोर्स होगा वो आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि डी बहुत छोटा एलिमेंट है, बहुत छोटा एलिमेंट है। अब जब हमारा फोर्स कांस्टेंट हो गया तो हम वर्क डन की डेफिनेशन लिख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें अब कांस्टेंट हो गई है। तो वर्क डन इसके बीच में जो वर्क होगा, कहाँ से, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ठीक है, ये dx का एलिमेंट है, तो यहाँ से यहाँ तक चलने में जो वर्क डन होगा वो dw वर्क होगा, क्योंकि एलिमेंट्री वर्क होगा, छोटा सा वर्क डन होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक चलने में जो वर्क डन होगा dw इजिकल टू कितना होता है, फोर्स इंटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। अब फोर्स की क्वांटिटी क्या है, फोर्स की क्वांटिटी ये एफ इजिकल टू के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो फोर्स को हम लिख देंगे एफ, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक चल रहे हैं, मान लो यहाँ से अगर मैं यहाँ पर शो करूँ, यहाँ से यहाँ तक चल रहे हैं, मतलब हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो dx हुआ है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, dx हो जाएगा, ठीक है। अब फोर्स का वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, फोर्स का वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, तो ये हो जाएगा के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर मूव करना है तो इसके अंदर बहुत छोटे एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट कंसिडर कर लेंगे, ठीक है, छोटे एलिमेंट बहुत होंगे, सभी में dw का वर्क डन होगा, dw वो सभी को क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो सम करने का सबसे अच्छा तरीका अगर कंटिन्यूस है तो हम इंट्रीगेट करते हैं। तो ए से बी तक हम क्या करते हैं, इंट्रीगेट करते हैं। इंट्रीगेट का मतलब ही क्या होता है, समेशन होता है। तो सारे वर्क डन को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल वर्क डन आ जाएगा, w आ जाएगा, ठीक है। इंट्रीगेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, ए से बी तक। तो ए से बी तक जो हम किसके रेस्पेक्ट हम कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट हम कर रहे हैं, तो हम उसका डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में इंट्रीगेट करेंगे, तो उसकी लिमिट भी हम डिस्टेंस के फॉर्म में ही लेंगे, ठीक है। तो हम इंट्रीगेट करेंगे आर ए से आर बी तक, ठीक है। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चले, मतलब कि इस पॉइंट से हम आर ए से आर बी तक चले, ठीक है। तो जिस पॉइंट से हम डिस्टेंस कंसिडर कर रहे हैं उसी के रेस्पेक्ट हम इंट्रीगेशन करेंगे। तो इंट्रीगेशन ऑफ आर ए टू आर बी के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा।
अब यहाँ पर क्या होता है, इंटीग्रेशन से जो भी कांस्टेंट टर्म होती है वो बाहर चली जाती है। के क्यू नॉट सभी के सभी कांस्टेंट है, बाहर चले जाएंगे, अंदर क्या बचेगा 1/x² dx बचेगा। तो के क्यू नॉट हमने बाहर कर दिए, अंदर बचा 1/x² dx। अब 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² का जो इंटीग्रेशन होता है dx इजिकल टू क्या होता है, माइनस का 1/x होता है, ठीक है, माइनस का 1/x। तो इंटीग्रेशन जब करेंगे तो के क्यू नॉट बाहर ही रहेंगे, इंटीग्रेशन होगा माइनस का 1/x, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों की लिमिट रख देंगे, यहाँ पर अपर लिमिट आर बी और लोअर लिमिट क्या हो जाएगा आर ए हो जाएगा ना। माइनस को बाहर कर देते हैं, माइनस को बाहर करके हम लिमिट पुट कर देते हैं। तो लिमिट कैसे पुट करते हैं, पहले अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस करके क्या रखते हैं, फिर लोअर लिमिट रखते हैं। तो 1/x में अगर आपको लिमिट रखनी है, अपर लिमिट आर बी है, लोअर लिमिट आर ए है, पहले अपर लिमिट रखते हैं तो 1/RB हो जाएगा, एक्स की जगह आर बी रखा, माइनस किया हमने, फिर एक्स की जगह लोअर लिमिट रखेंगे तो 1 क्या हो जाएगा आर ए हो जाएगा। तो 1/RB माइनस 1/RA हो जाएगा। तो माइनस को बाहर करके हम लिमिट भी रख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपर लिमिट रखेंगे तो 1/RB, लोअर लिमिट रखेंगे तो 1/RA, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस साइन है, माइनस साइन को अंदर अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन चेंज हो जाएंगे, 1/RA पॉजिटिव हो जाएगा, 1/RB नेगेटिव हो जाएगा। थोड़ा सा घुमा के भी लिख देंगे इसको, तो W जो वर्गडन होगा के क्यू नॉट 1/RA माइनस 1/RB होगा। अब हमने कहा कि यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक पॉइंट पर चलने के लिए जो भी हमें वर्कडन करना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो यही आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा जिसको हम कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो W की जगह हम क्या कर देंगे, यू कर देंगे, पूरा एक्सप्रेशन वैसे ही रहेगा के क्यू नॉट 1/RA माइनस 1/RB, ठीक है। तो ये पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। नाउ पोटेंशियल एनर्जी है तो एनर्जी है तो इसका यूनिट क्या होगा, जूल ही होगा। नाउ सेकेंड पॉइंट, ठीक है। सेकेंड क्या है, हमारे इस चैप्टर का सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपको समझ में आ गई है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। जैसे यहाँ पर क्यू चार्ज होता है, प्लस क्यू चार्ज होता है, इसके सराउंडिंग में चारों तरफ क्या होता है, इसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड फैली हुई रहती है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज होता है तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होता है। तो लेट सपोज यहाँ पर एक चार्ज है क्यू नॉट जो कि इन्फाइनाइट पे बैठा हुआ है, ठीक, इन्फाइनाइट पे बैठा हुआ है। तो हम ये मानते हैं कि जो चार्ज होता है ना, तो चार्ज का जो फील्ड होता है वो इन्फाइनाइट पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, मतलब इन्फाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो अगर इन्फाइनाइट पे कोई चार्ज बैठा हुआ है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है तो उसके ऊपर फोर्स भी नहीं है, ठीक है। तो इन्फाइनाइट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको हम जीरो कंसिडर करते हैं। अब इन्फाइनाइट से इस टेस्ट चार्ज को किसी पॉइंट पर लाने में जो भी वर्क डन करना पड़ता है, मान लो ये ए पॉइंट तक लाने में जो भी वर्क डन करना पड़ा, कितना वर्क डन करना पड़ा हमें, W इन्फाइनाइट टू ए, ठीक है। इसको हम लिखने का तरीका होता है W इन्फाइनाइट टू ए, ठीक है। इन्फाइनाइट से इस पॉइंट पे हमें लाने में जो भी वर्क डन करना पड़ता है वो जिस चार्ज को लाए हैं उसका रेशो अगर देखें किसमें, वर्क डन से, तो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको V से डिफाइन किया जाता है, ठीक है। V जो होता है आपका वोल्ट होता है, ठीक है। यूनिट जो होता है ऐसा यूनिट आपका क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक। तो अगर आपको इसका डेफिनेशन बनाना है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, V को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन कैसे बनाएंगे कि क्यू नॉट को हम 1 कूलम चार्ज मान लेते हैं। तो 1 कूलम चार्ज, ठीक है, 1 कूलम चार्ज क्या होता है, यूनिट चार्ज भी बोलते हैं, ठीक है। 1 कूलम को यूनिट चार्ज भी कहा जाता है। तो यूनिट चार्ज को अगर मैंने क्यू नॉट को 1 कूलम रख दिया तो ये V इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इन्फाइनाइट टू A, किसके लिए, 1 कूलम चार्ज को। तो 1 कूलम चार्ज को इन्फाइनाइट से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में उसके फोर्स के अगेंस्ट लाने में जो भी वर्क डन लगता है किसी पॉइंट पर, ठीक है, किसी पॉइंट पर लाने में जो भी वर्क डन लगता है वही आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। मतलब कि जो एनर्जी होती है, एनर्जी ही आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, लेकिन ये क्या होता है, यूनिट चार्ज के लिए होता है, ठीक है, यूनिट चार्ज। तो क्यू नॉट चार्ज को, ठीक है, या फिर हम 1 कूलम चार्ज को इन्फाइनाइट से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ए पॉइंट पे लाने पे जितना भी वर्क डन होता है दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक। तो अगर डेफिनेशन समझ में आ गई है तो हम यहाँ पर चलते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, हम ये किसी पॉइंट के ऊपर देखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देखा जाता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट
इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन द मूविंग, ठीक है, वर्क डन कर रहे हैं विदाउट एनी एक्सेलरेशन, उसमें हम कोई भी एक्सेलरेशन नहीं देना चाहते हैं, ठीक है, इसलिए हमने एलिमेंट्री कंसिडर किया था, बहुत इनफाइनाइट पार्ट में इसको ब्रेक किया था, ठीक है, बहुत ही स्मूथ धीरे धीरे चलाते हैं, उसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फोर्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग a unit positive charge from infinite to that point against the electrostatic force in respective of the path follow, ठीक है। तो जो भी हमने वर्क डन किया है, ठीक है, 1 कूलम चार्ज को या यूनिट पॉजिटिव चार्ज को वहां तक लाने पर, उस पॉइंट पर लाने पर किसके, फोर्स के अगेंस्ट, ठीक है, जितना भी वर्क डन करना पड़ा है दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ठीक। अब दूसरी बात इसने बोला है कि इन रेस्पेक्टिव ऑफ द पाथ फॉलो, ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक चार्ज लिया है, यहाँ पर हमने 1 कूलम का चार्ज लिया है, ठीक है, जो कि इन्फाइनाइट पे है। अब हमने कहा था कि इसके किसी पॉइंट पर, मान लो एक पॉइंट है, मान लो ए पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ए पॉइंट तक लाने पर, इन्फाइनाइट से ए पॉइंट तक लाने पर जो भी वर्क डन आता है हमारा, वो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ठीक है, इन्फाइनाइट से ए तक। अब ये बोल रहा है कि इन रेस्पेक्टिव ऑफ द पाथ फॉलो, इन रेस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है, रेस्पेक्टिव का मतलब होता है कि उसके ऊपर डिपेंड करना, ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में होता है, पाथ के रेस्पेक्ट में होता है। ये पाथ के रेस्पेक्ट में नहीं है, इन रेस्पेक्ट का मतलब होता है कि पाथ के रेस्पेक्ट में नहीं है, जो पाथ फॉलो कर रहा है उसके रेस्पेक्ट में नहीं है। तो मान लो यहाँ से इन्फाइनाइट से यहाँ तक आने में, मान लो हमें जो वर्क डन करना पड़ा वो मान लो 100 जूल का वर्क डन करना पड़ा, तो ये बोल रहा है कि किसी भी पाथ से आ जाओ, आपको उतना ही वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है, वर्क डन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। मान लो आप डांस करते हुए ऐसे करके घूम फिर के आए, ठीक है, सारी सीटियाँ घूम गए, सारे शहर घूम गए, ठीक है, या तो आप सीधे सीधे आ जाओ या फिर आप घूम घूम के आओ, ठीक है, सभी जगह घूमने की अगर आपकी इच्छा है तो भी यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने पर, जो चार्ज को लाने पर जो भी वर्क डन होगा वो उतना ही वर्क डन होगा, वर्क डन में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट को इन्फाइनाइट से उस पॉइंट पर लाने पे जो भी वर्क डन होता है, अगर 1 कूलम को चार्ज ला रहे हैं किसी की इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो वर्क डन आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। नाउ थोड़ा सा देख लेते हैं डायग्राम से। मान लो यहाँ पर ओ पर मैंने एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक क्यू नॉट चार्ज है जो कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, जो कि इन्फाइनाइट पे रखा हुआ है, अभी इसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 0 है। इसको मैं घुमाते हुए लाया, ठीक है, किसी पॉइंट पे लाया और यहाँ पर आके इसको रोक दिया, तो यहाँ से यहाँ तक लाने पर जितना भी वर्क डन करना पड़ा मुझे, तो मैं बोलूंगा कि यहाँ से यहाँ तक लाने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ा, W इन्फाइनाइट टू ए। मान लो ये जो पॉइंट है प्लस क्यू चार्ज, क्यू नॉट चार्ज जहाँ पर आकर रुका वहाँ पर पॉइंट ए है, ठीक है, जो कि क्यू चार्ज से r डिस्टेंस पर है, तो इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है, जो कि r डिस्टेंस पर है। अब हमें डिफाइन करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है, तो वर्क डन कौन सा, इन्फाइनाइट से ए पॉइंट तक लाए वो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इजिकल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो V इजिकल टू हो जाएगा W इन्फाइनाइट टू ए अपॉन क्यू नॉट, ठीक है, बाई डेफिनेशन। अब हमें निकालना है W इन्फाइनाइट टू ए, तो W इन्फाइनाइट टू ए निकालने के लिए हमें अभी थोड़ी देर पहले निकाला था कि 2 पॉइंट के बीच में किसी भी चार्ज को मूव करने पर, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को मूव करने पर जो भी वर्क डन होता है वो क्या होता है, के क्यू नॉट 1 अपॉन आर ए माइनस 1 अपॉन आर बी होता है, ठीक है। तो देखा जाए तो यहाँ पर 2 डिस्टेंस है, अब हम इन्फाइनाइट से आ रहे हैं तो हमारा जो सेकेंड पॉइंट है वो कहाँ पर है, इन्फाइनाइट पर है, ठीक है, मतलब एक डिस्टेंस अगर इस चार्ज से देखा जाए तो एक डिस्टेंस हमारी इन्फाइनाइट पे रहेगी, दूसरी डिस्टेंस हमारी आर पे रहेगी, क्योंकि हमने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी मानी है, आर मानी है दोनों के बीच में, ठीक है। तो हम लेट सपोज जो ए पॉइंट है वो आर ए डिस्टेंस पर है, तो आर ए इजिकल टू हो जाएगा आर डिस्टेंस, लेकिन जो आर बी इजिकल टू हो जाएगा वो इन्फाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। तो आर ए इजिकल टू आर हो जाएगा, आर बी इजिकल टू क्या हो जाएगा, इन्फाइनाइट। दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो वर्क डन जो आता है वो इन्फाइनाइट टू ए आ जाता है, इजिकल टू क्या हो जाएगा, के क्यू नॉट 1 अपॉन आर ए की जगह आर हो जाएगा माइनस 1 अपॉन आर बी की जगह इन्फाइनाइट हो जाएगा। 1 अपॉन इन्फाइनाइट क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ पर हम 0 पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, के क्यू नॉट अपॉन क्या बच जाएगा, आर बच जाएगा, ये टर्म्स पूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब इस वर्क डन को हम यहाँ पर पुट करते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा उस पॉइंट पर, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू नॉट अपॉन आर, ठीक है, वर्क डन की जगह हमने उसकी वैल्यू रख दी है। डिनोमिनेटर में क्यू नॉट है तो क्यू नॉट हमने यहाँ पर ऐसे ही रखा हुआ है,
क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसल आउट हो जाएगा, तो पोटेंशियल जो आएगा वो आ जाएगा के क्यू बाई आर। पोटेंशियल जो आया वो के क्यू बाई आर आया। किस पॉइंट पे आया? ए पॉइंट पे आया। कितने डिस्टेंस पर है? आर डिस्टेंस पर है। कौन सा चार्ज आया? क्यू चार्ज आया, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम टेस्ट चार्ज को मूव कर रहे थे। तो ये जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल उस इस चार्ज का है जिस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड था, ठीक है, न कि वो चार्ज है जिसको चार्ज को हम मूव कर रहे थे, ठीक है। मूव करने वाला चार्ज का पोटेंशियल नहीं है ये पोटेंशियल किसका है? जो पॉजिटिव चार्ज था, जिस पॉइंट से हम देख रहे थे, डिस्टेंस आर देख रहे थे, ठीक है, उसी पॉजिटिव चार्ज का क्या है? ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, उससे ए डिस्टेंस पर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे बोला गया कि Q1 चार्ज रखा हुआ है और इससे x डिस्टेंस पर आप बताइए कि यहाँ पर इसका पोटेंशियल कितना है। तो आपको अगर यहाँ पर पोटेंशियल लिखना है तो किस चार्ज की वजह से? Q1 की चार्ज की वजह से। तो के Q1 बाई क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कितना है? x। अगर आपसे पूछा गया मान लो Q2 चार्ज है और y डिस्टेंस पर आपको एक पोटेंशियल निकालना है, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इसका वोल्टेज निकालना है कितना है, तो v इजिकल टू कितना हो जाएगा इस पॉइंट पर? के Q2 बाई वाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आपको लिखना है। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आपको Q कौन सा कंसीडर करना है, क्योंकि यहाँ पर दो चार्जेस होते हैं, एक तो ये भी चार्ज होता है, एक ये भी चार्ज होता है। जब न्यूमेरिकल आते हैं तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि अब मैं यह जो चार्ज है Q जो चार्ज है ये कौन सा रखूँ, ये Q नॉट वाला चार्ज रखूँ कि ये वाला रखूँ, ठीक है। न्यूमेरिकल में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो फिक्स चार्ज रहता है, जिसको मूव नहीं कर रहे हैं, वही आपका क्या होता है यहाँ पर चार्ज होता है, उसी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। नाउ ऐसा यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। तो ऐसा यूनिट में हम इसको वोल्ट बोलते हैं, ठीक है। अगर दूसरी यूनिट देखा जाए तो वर्क पर यूनिट चार्ज होता है, तो ये हो जाएगा वर्क की यूनिट जूल होती है और चार्ज की यूनिट होती है कूलॉम। तो इसको जूल पर कूलॉम से भी डिफाइन करते हैं। अब नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको समझ में आ गया तो डिफरेंस भी आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो लेट सपोज यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव के चारों तरफ आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस चार्ज का ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। इससे किसी पॉइंट पर अगर देखा जाए तो मान लो ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल अगर देखा जाएगा तो वी होगा, ठीक है, उसका वैल्यू होगा जो भी आप जानते हो कि क्यू बाई क्या होगा? आर होगा। मान लो ये आर डिस्टेंस पर है। मान लो एक दूसरा पॉइंट है, यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट है जो बी पॉइंट है, ठीक है। ये मान लो आपका आर है तो ये एस डिस्टेंस पर है, ठीक है। मैं थोड़ा सा साइड इंक चेंज कर लेता हूँ। मान लो ये एस डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो होगा वी बी। कितना होगा? के क्यू अपॉन आर। अगर मैं यहाँ पर इसको ये आर था तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना होगा? एस। तो यहाँ पर हो जाएगा एस। अब देखो दोनों डिस्टेंस अलग है, आर अलग है, एस अलग है, तो दोनों का पोटेंशियल भी अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है? बी है, ठीक। तो दोनों पोटेंशियल अलग है। अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है, ए से बी देखना है, तो वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी आपका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो हम क्या बोलेंगे कि हमने यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा, क्यू नॉट पॉजिटिव चार्ज रखा। इस क्यू नॉट पॉजिटिव चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने पर जो वर्क डन करना पड़ा, मान लो डब्ल्यू ए बी वर्क डन करना पड़ा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम डेल्टा से प्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा वी इजिकल टू हो जाएगा वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अपॉन क्या हो जाएगा? जिस चार्ज को मूव कर रहे हैं उसका रेशो हो जाएगा। तो डब्ल्यू ए बी अपॉन क्या हो जाएगा? क्यू नॉट हो जाएगा। अगर आपने क्यू नॉट को 1 कूलॉम चार्ज रख दिया, ठीक है, तो आप दूसरी डेफिनेशन क्या बोलोगे? दूसरी डेफिनेशन बोलोगे कि 1 कूलॉम चार्ज को, मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, कि 1 कूलॉम चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने पर, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने पर, किसको? 1 कूलॉम चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने पर, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाने पर जितना भी वर्क डन करना पड़ा, ठीक है, मान लो डब्ल्यू ए बी वर्क करना पड़ा, तो वही वर्क डन आपका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी यूनिट चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने पर जो भी वर्क डन करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि हमने उस चार्ज का यूनिट कितना रख दिया है, क्वांटिटी कितना रख दिया है? 1 रख दिया है, इसलिए डेल्टा वी इजिकल टू क्या हो जाएगा? डब्ल्यू ए बी हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है, ठीक है। इसको देखना, इसकी डेफिनेशन लिखना, आप अपने अकॉर्डिंग आपकी डेफिनेशन लिख सकते हैं जो भी आपको समझ में आई है ना। जो मैंने अपनी डेफिनेशन लिखी है वो कुछ इस तरह से लिखी है: इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। 2 पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर
ये जरूरी होना चाहिए वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, नहीं तो आप मूव कर रहे हो तो कोई फोर्स ही अप्लाई नहीं हो रहा है तो वर्क डन ही नहीं हो रहा है, और वर्क डन नहीं हो रहा है तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं होगा। ठीक है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होने चाहिए। इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग विदाउट एनी एक्सेलरेशन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मैंने उस चार्ज को, जो टेस्ट चार्ज था उसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट ले लिया है मैंने, तो 1 यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ रहा है, वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स इन रेस्पेक्टिव ऑफ द पाथ फ्लो। तो कहा जाता है कि जो वर्क डन होगा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो वही वर्क डन आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, तो पॉइंट ओ पर आपका पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। अब यहाँ पर दो पॉइंट है, ए पॉइंट से बी पॉइंट, हमें क्यू नॉट चार्ज को मूव करवाना है। ठीक है, आर ए डिस्टेंस आर बी डिस्टेंस पर है दोनों पॉइंट। ठीक है, ए पर क्यू नॉट चार्ज है जिसके ऊपर फोर्स लगेगा एफ प्लस क्यू चार्ज की वजह से। ठीक, तो अगर हमने ए पॉइंट से ए से बी तक हम इस चार्ज को मूव करा हमने, ठीक है, तो उसमें वर्क डन डब्ल्यू ए बी लगा, तो वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए, ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इजिकल टू हो जाएगा डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, ए से बी ले गए, तो देखो ये जो डिफरेंस लिखते हैं ना, ये फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं, कभी भी लिखते हैं तो हम फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि आपको लिखना आना चाहिए, नहीं तो क्या होता है क्वेश्चन में प्लस माइनस की बहुत गलतियाँ होती है। ठीक है, इसलिए आपको लिखना भी आना चाहिए। तो फाइनल माइनस क्या होता है, इनिशियल। अब फाइनल किसको बोलते हैं, जहाँ से हमने स्टार्ट किया है, जिस पॉइंट से स्टार्ट किया है, जहाँ पॉइंट पे पहुँचे, तो यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पर पहुँचे, तो इधर जा रहे हैं हम, तो ये जहाँ पर पहुँचते हैं वो फाइनल होता है, और जहाँ से स्टार्ट किया वो इनिशियल होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर वोल्टेज वी एफ होगा, यहाँ पर वोल्टेज वी आई होगा, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी आई होगा, तो डिफरेंस जो होगा वो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल होगा। अब इसको आप पॉइंट के फॉर्म में ले लो, ए बी के फॉर्म में ले लो। मान लो यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, ए से चले बी तक, तो यहाँ पर वी बी होगा और यहाँ पर क्या होगा, वी ए होगा। तो वी बी फाइनल होगा, वी ए इनिशियल होगा, तो ये हो जाएगा वी बी माइनस वी ए। लेकिन इसी कंडीशन में जब हम वर्क डन देखते हैं तो हम वर्क को बोलते हैं कि वर्क फ्रॉम ए टू बी, तो डब्ल्यू ए टू बी लिखते हैं। तो जहाँ से हम चलते हैं वहाँ हम पहले लिखते हैं इसमें वर्क में, और जहाँ पहुँचते हैं उसको हम बाद में लिखते हैं, दोनों में अलग अलग लिखते हैं, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पर वी बी माइनस वी ए इजिकल टू डब्ल्यू ए बी आएगा। ठीक है, ए से बी तक जाने पर जो वर्क डन हुआ। ठीक है, अगर मैं इसको रिवर्स करता हूँ, क्या करता हूँ कि मान लो हमें बी से ए जाना है, बी से ए जाना है। ठीक है, वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू नॉट चार्ज को मूव करवा रहे हैं। ठीक है, तो फाइनल क्या हो गया आपका, ए फाइनल हो गया, तो वी ए फाइनल माइनस वी बी हो जाएगा, क्योंकि वी बी क्या हो जाएगा, इनिशियल हो जाएगा, इजिकल टू कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, बी से ए जा रहे हैं, तो डब्ल्यू बी टू ए अपॉन क्या हो जाएगा, किसको ले जा रहे हैं, क्यू नॉट चार्ज को। ठीक है, तो कुछ इस तरह से लिखना है, तो आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब डिफरेंस को हम डेल्टा वी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा वी इजिकल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। तो डेल्टा वी इजिकल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट, यूनिट आपको पता ही है। ठीक है, वोल्ट है इसकी। अब डब्ल्यू ए बी हमें पता है, ठीक है, हमने इसको डिराइव कर रखा है, के क्यू क्यू नॉट 1 अपॉन आर ए माइनस 1 अपॉन आर बी होता है। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पर पुट भी कर सकते हो, और चाहो तो ये भी रख सकते हो। अब प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये स्केलर है या वेक्टर है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, पॉजिटिव देखा जाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कोई डायरेक्शन नहीं होती। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिट इज जीरो, हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो इन्फिनिट पे क्या होता है, जीरो, क्योंकि इन्फिनिट पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है तो फोर्स नहीं होता है, और फोर्स नहीं होता है उसके अगेंस्ट हमें वर्क करना नहीं पड़ता है। और अगर वर्क डन जीरो हो गया तो पोटेंशियल क्या होता है, वर्क पर यूनिट चार्ज होता है। ठीक है, अगर वर्क जीरो हो गया तो आपका पोटेंशियल भी जीरो हो गया। एक तो ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा, वी इजिकल टू क्या होता है, के क्यू बाई आर होता है। ठीक है, किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर डिस्टेंस पे क्या होता है, के क्यू बाई आर। अगर उस पॉजिटिव चार्ज से, ठीक है, आर डिस्टेंस पर है तो, और अगर इन्फिनिट पे है तो क्या होगा, इन्फिनिट पे पोटेंशियल क्या होगा, तो आप आर इजिकल टू क्या रख दो, आर इजिकल टू रख दो इन्फिनिट। ठीक है, तो वी इजिकल टू क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, इन्फिनिट। जब भी इन्फिनिट का डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, जीरो आता है, तो वी इजिकल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि इन्फिनिट पे जो पोटेंशियल होता है किसी भी चार्ज का वो क्या होता है, जीरो होता है।
अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नियर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज Q ग्रेटर देन जीरो इज पॉजिटिव एंड दैट नियर एन आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज Q लेस देन जीरो इज नेगेटिव। इसका सिंपल मीनिंग जो है, पॉजिटिव चार्ज के आसपास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव होगा और नेगेटिव चार्ज के आसपास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव होगा। अगर लेट सपोज यहाँ पर Q चार्ज है तो इसके आसपास किसी पॉइंट पर देखा जाए तो यहाँ पर जो वोल्ट होगा या पोटेंशियल जो होगा वो पॉजिटिव आता है हमेशा, और अगर नेगेटिव चार्ज है इसके आसपास किसी पॉइंट पर आपने पोटेंशियल देखा है तो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसका मतलब ये है कि जो पोटेंशियल होता है वो तीन तरह का हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, जीरो कैसे हो सकता है अभी हमने ऊपर प्रूव किया है। ठीक, इसका मतलब ये है, इससे थोड़ी सी चीज और समझ लेते हैं कि V इजिकल टू हम KQ/R जो लिखते हैं, यहाँ पर Q जो है वो हमें साइन के साथ लेना है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के साथ लेना है, तभी तो आपका V पॉजिटिव आएगा, क्योंकि Q और R का कोई साइन नहीं होता है, डिस्टेंस का कभी नेगेटिव में डिस्टेंस नहीं होती है। ठीक है, और K भी आपका क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, अगर मीडियम होता है तो उसका कॉन्स्टेंट होता है, तो इन दोनों का कोई साइन नहीं है। अगर साइन आ कहाँ से रहा है, ये चार्ज की वजह से आ रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव रखना है, अगर नेगेटिव आया है चार्ज, अगर नेगेटिव लिया आपने तो चार्ज को आपको क्या रखना पड़ेगा, नेगेटिव रखना पड़ेगा, तभी वोल्ट आपका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ऐसा यूनिट हमने देख लिया था पहले भी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट, जिसको हम जूल पर कूलम भी कहते थे। ठीक है, तो V इजिकल टू क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। वर्क डन, वर्क को हम बोलते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो F इंटू डी लिख सकते हैं Q नॉट। अगर एक और यूनिट बनानी है, ठीक है, अगर हम जितना हम इस क्वांटिटीज को ब्रेक करते जाएंगे उतनी आपकी यूनिट्स बनती जाएगी। ठीक है, तो देखा जाए तो F इंटू डी अपॉन Q नॉट, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा, अपॉन चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर पर कूलम। तो अपनी अगली जो यूनिट है वो क्या है, न्यूटन मीटर पर कूलम। ठीक है, तो जितना आप क्वांटिटीज़ को ब्रेक करते जाओगे वैसे वैसे आपकी यूनिट का भी एक्सपांशन होता जाएगा। ठीक है, तो आप वोल्ट को जूल पर कूलम भी लिख सकते हो, वोल्ट को न्यूटन मीटर पर कूलम भी लिख सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल, जो पोटेंशियल होता है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। ठीक है, यहाँ पर ये अल्फा नहीं है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, डिस्टेंस के होता है। कि अगर आपके पास एक कोई चार्ज है, ठीक है, एक कोई पॉजिटिव चार्ज है, उससे अगर R डिस्टेंस पे आपने गए, ठीक है, वहाँ पर पोटेंशियल क्या होता है, KQ/R होता है। जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे V क्या होगा, आपका कम होगा। ठीक है, मतलब ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन से। ठीक है, अगर आपसे बोल दिया गया है कि ग्राफ बनाइए वोल्ट ओवर डिस्टेंस में, ठीक है, इस चार्ज की वजह से, तो V और R में अगर ग्राफ बनाना है, ठीक है, तो जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ा रहे हो वैसे वैसे वोल्ट क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, तो आपका जो ग्राफ बनेगा अभी वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा आपका। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज, अगर आपसे डेरिवेशन करने के लिए बोल दिया गया है एग्जाम्स के अंदर कि सिंगल पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करके बताइए, ठीक है, तो आपको पूरा डेरिवेशन लेके चलना है शुरू से आखिर तक। ठीक है, तो आपको फोर्स से कंसीडर करना है, ठीक है, और वोल्टेज तक ले जाकर उसको छोड़ देना है। ठीक, तो सिक्वेंसली कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कैसे क्या हमें डील करना है इसको। तो लेट सपोज एक चार्ज है हमारे पास, उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने उस चार्ज की चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट होंगे, एक तो इन्फाइनाइट से हम किसी भी टेस्ट चार्ज को किसी एक पॉइंट पर ला रहे हैं। ठीक है, तो लेट सपोज हम यहाँ पर एक पॉइंट पे ला रहे हैं, जो पॉइंट है हमारा बी। ठीक है, बी पॉइंट पे लाना है, तो यहाँ से इन्फाइनाइट से इस बी पॉइंट तक लाने पर जो भी वर्क डन केला होता है, ठीक है, किसको, इस टेस्ट चार्ज को लाने पर जो भी वर्क डन हमें करना पड़ेगा, तो वो जो वर्क डन होगा, ठीक है, और उसका जो रेशो होगा चार्ज का, वही आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो ये हमारी डेफिनेशन है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक लाने पर हमें फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है। वो फोर्स हमारा कॉन्स्टेंट नहीं है, तो फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एलिमेंट कट करना पड़ेगा। तो हमने एक छोटा सा एलिमेंट कट किया P और Q का। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके बताया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, मान लो पहले Q नोट पे चार्ज रखा हुआ है और Q नोट से हम Q की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये जो इन दोनों के बीच का जो एलिमेंट है वो छोटा सा एलिमेंट है, P और Q का हमने एक एलिमेंट कट किया है dx का। तो हमने क्या किया, P पर x गए, ठीक है, और x पे जाकर dx का एक एलिमेंट कट कर लिया। P पर x गए, ठीक है, और वहाँ पर हमने एक dx का एलिमेंट कर लिया, तो इन दोनों के बीच का जो एलिमेंट होगा वो dx होगा। नाउ
यहाँ से यहाँ तक पॉइंट बी की जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर है। अब हमें क्या करना है, इस डी एक्स में जो फोर्स होगा वो आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ए फिजिकल जो फोर्स होगा वो आप कांस्टेंट मानेंगे। तो वर्क डन टू मूव क्यू नॉट फ्रॉम पी टू क्यू, ठीक है, थ्रू डी एक्स अगेंस्ट क्यू नॉट ई। अब हमारा जो इस पॉइंट चार्ज है, क्यू नॉट चार्ज है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है क्यू नॉट ई इधर, ठीक है, और हम मूव कर रहे हैं इधर, ठीक है। तो फोर्स के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं और P से Q तक का डिस्टेंस dx है। तो इस dx तक मूव करने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो अगर हम लिखें तो वर्क डन, एलिमेंट्री वर्क डन होगा, ठीक है, F डॉट डी एक्स, ठीक है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, क्योंकि दोनों दोनों क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वर्क डन को अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है, डॉट फॉर्म में लिखना है, तो F डॉट डी एक्स होता है। तो अगर डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो कोस थीटा आता है। तो कोस थीटा, देखो फोर्स, वो थीटा जो होता है वो फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के बीच का एंगल होता है। तो फोर्स का डायरेक्शन इधर है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर है, ठीक है, डी एक्स का डायरेक्शन इधर है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री है। तो डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो कोस 180 डिग्री आएगा। तो डी डब्ल्यू इजिकल हो जाएगा एफ डी एक्स कोस 180 डिग्री। कोस 180 डिग्री का वैल्यू आपको पता ही है, -1 होता है, ठीक है। तो -1 से माइनस क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो माइनस का एफ डी एक्स हो जाएगा। तो डी डब्ल्यू इजिकल हो जाएगा माइनस का एफ डी एक्स। अब यहाँ पर फोर्स कितना है, तो फोर्स देखा जाए, अगर हम यहाँ पर फोर्स रखना है तो फोर्स क्या हो जाएगा, क्यू नॉट ई रखा हुआ है, ठीक है। तो एफ इजिकल हो जाएगा क्यू नॉट ई, और ये जो फोर्स है हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का क्यू नॉट ई इंटू डी एक्स। फोर्स की जगह हमने रख दिया उसका मैग्नीट्यूड क्यू नॉट ई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखा जाए, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर होती है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू रख देंगे के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, ठीक। तो आप चाहो तो यहाँ पर फोर्स का डायरेक्ट मैग्नीट्यूड भी रख सकते थे, आप दो बार वैल्यू ना रख के एक बार ही रख सकते थे, क्यू नॉट ई ना लिख के इस पे कूलॉम्स लॉ से भी लिख सकते थे कि के क्यू नॉट बाई क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। देखो ये वाली टर्म जो रहती है ये आपका वही टर्म आता है। आप चाहो तो एक बार में फोर्स इजिकल टू एफ इजिकल टू क्यू नॉट ई लिखकर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर दो, या डायरेक्ट फोर्स की वैल्यू पुट कर दो। तो आप डायरेक्ट इस मेथड पे भी आ सकते हो, ठीक है, यहाँ इस स्टेप पे भी आ सकते हो। अब हमें क्या करना है, हमारे पास सारी टर्मिनोलॉजीज आ चुकी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो हमने यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे एलिमेंट हमने कट किए, इन सभी का आप क्या करना है, समेसन करना है। समेसन करना मतलब क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो जब भी इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक करेंगे, इन्फानाइट से आर डिस्टेंस पर। इस पॉइंट से ये डिस्टेंस इन्फानाइट थी, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इधर से इधर आ रहे हैं, तो हम इन्फानाइट से कहाँ तक आ रहे हैं, आर डिस्टेंस पर आ रहे हैं। तो इन्फानाइट से हम आर डिस्टेंस पर इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, माइनस के क्यू नॉट एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स का। जो भी कांस्टेंट टर्म्स है उनको सबको बाहर कर देते हैं। तो माइनस का के क्यू नॉट बाहर हो जाएंगे, अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स बचेगा। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1 अपॉन एक्स होता है। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1 अपॉन एक्स, अपर लिमिट और लोअर लिमिट यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट में हमें क्या करेंगे, माइनस को बाहर निकाल के, अगर माइनस को मैंने बाहर किया तो माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ हम लिमिट भी पुट कर देंगे। तो लिमिट कैसे पुट करेंगे, अपर लिमिट पहले पुट करेंगे, माइनस फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, ठीक है। तो दो चीज़ें एक साथ कर रहा हूँ, माइनस को बाहर भी कर रहा हूँ और लिमिट भी पुट कर रहा हूँ। तो के क्यू नॉट 1 अपॉन इंटू क्या हो जाएगा, अपर लिमिट। पहले हमने अपर लिमिट रखी तो एक्स की जगह आर आएगा, तो एक्स की जगह आर रखा हमने, तो 1 अपॉन आर माइनस क्या हो जाएगा, 1 अपॉन इन्फाइनाइट हो जाएगा। 1 अपॉन इन्फाइनाइट क्या होता है, 0 होता है। तो वर्क डन इजिकल टू क्या हो जाएगा, के क्यू नॉट अपॉन आर हो जाएगा, ठीक। अब हमें क्या है, वर्क डन से मतलब नहीं है, ये तो ये इन्फाइनाइट से यहाँ तक आर पॉइंट तक लाने पर जो भी वर्क डन हुआ, ठीक है, वो वाला वर्क डन है। हमें उस पॉइंट पर पोटेंशियल देखना है। तो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है वर्क डन अपॉन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो वी ए का जो पोटेंशियल होगा, वर्क डन फ्रॉम इन्फाइनाइट टू बी, ठीक है, यहाँ पर ये बी है, पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये जो वर्क डन है ये यही होगा, इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, के क्यू नॉट बाई आर हो जाएगा। अपॉन क्या है, क्यू नॉट की जगह क्यू नॉट रख दिया, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसल आउट, तो वी ए इजिकल टू क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर। आपका एक्सप्रेशन वही आएगा, के क्यू बाई आर ही आएगा, ठीक है। लेकिन आपको क्या है, अगर एग्जाम में पूछा गया तो आपको इस तरह से सिस्टमेटिक वे में आपको पूरा डेरिवेशन फाइंड आउट करना रहेगा। ओके, नाउ अगला टाइटल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज। अगर आपका ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज गिवन है, उसके अंदर किसी एक पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा हुआ है, ठीक है,
तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके ऊपर चर्चा करते हैं। अभी तक आपने जो सिस्टम देखे थे वो 2 चार्ज के सिस्टम ही देखे थे, तो उसके अंदर एक चार्ज रहता था, दूसरा एक टेस्ट चार्ज रहता था जिसको इन्फिनिट से उस पॉइंट पर लाने पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखते थे जो कि KQ/R होता है। अब यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है, और इन बहुत सारे चार्ज के सिस्टम में एक किसी पॉइंट पर, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर बहुत सारे चार्ज है, जैसे Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, Q4 चार्ज है, Q5 चार्ज है, ऐसे बहुत सारे चार्ज है, हम मान लेते हैं कि Qn चार्ज है, ठीक है। तो अगर Qn चार्ज यहाँ पर फिक्स है, ठीक है, वो हिल नहीं रहे हैं, एक जगह पे रखे हुए चार्ज हैं, और इनके बीच में किसी एक पॉइंट पर आपसे पूछ लिया कि बताइए इस पॉइंट पर, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे आपसे पूछ लिया कि बताइए इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 1 कूलम्ब का एक टेस्ट चार्ज लोगे, आप क्या करोगे 1 कूलम्ब का एक टेस्ट चार्ज लोगे जो कि इन्फाइनाइट पर रखोगे, और इन्फाइनाइट से फिर वहां तक उस पॉइंट तक लाने पर आपको कितना वर्क डन करना पड़ा, मान लो आपको W वर्क डन करना पड़ा इन्फाइनाइट से उस P पॉइंट तक लाने पर, अपॉन मान लो टेस्ट चार्ज आपने 1 कूलम्ब ना होके इसका अगर क्वांटिटी Q0 होता, अपॉन इसका जो रेशो होता वो Q0 होता, तो वही आपका क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता। ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता ये आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता, VW इन्फाइनाइट बाई P अपॉन Q0 का जो वैल्यू आता ये क्या आता, इन सभी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता, ठीक। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, कोई भी एक 1 कूलम्ब का चार्ज हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, इन्फाइनाइट से लाएंगे और यहाँ पर लाकर पुट करेंगे और वर्क डन, और उस चार्ज का रेशो देखेंगे कि कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ। या फिर हम दूसरे तरीके से भी इसका जो इक्वेशन है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम वापस ऐसे इंट्रीगेट नहीं करेंगे, अगर आपके सिस्टम में बहुत सारे चार्ज हैं, ठीक है, और वहाँ किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला गया है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सम हो जाएगा, ठीक है, जो भी चार्ज होगा जिस चार्ज की वजह से यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा, तो Q1 चार्ज की वजह से मान लो इसके पॉइंट P पर V1 है, ठीक है, पोटेंशियल V1 है, Q2 चार्ज की वजह से अगर पोटेंशियल V2 है, Q3 चार्ज की वजह से अगर पोटेंशियल V3 है, और Q4 चार्ज की वजह से अगर पोटेंशियल V4 है, ठीक है, वैसे आपके पास बहुत चार्ज है, ठीक है। तो आपको अगर नेट अगर यहाँ पर बताना है कि कितना इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा, तो इन सबका आपको क्या करना है, डायरेक्ट सम कर देना है, ठीक है, विद द साइन। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो भी आपका इसका एक्सप्रेशन लिखोगे, वोल्ट का एक्सप्रेशन लिखोगे, जैसे V1 के लिखोगे, V1 के लिए क्या लिखोगे, KQ1 अपॉन R1, जो R1 होगी वो Q1 की डिस्टेंस होगी उस पॉइंट से, ठीक है, जो R1 होगी वो क्या होगी, डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो आपको जो ये Q1 Q2 Q3 ऐसे लिखने हैं तो आपको साइन के साथ लिखना है, ठीक है, और आपको यहाँ पर हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव ही लेना है। अगर चार्ज नेगेटिव आएगा तो यहाँ पर जब साइन रखोगे तो आपका नेगेटिव आ जाएगा, अपने आप नेगेटिव आ जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो लेट सपोज Q1 जो है इस पॉइंट से R1 डिस्टेंस पर है, ये R2 डिस्टेंस, Q3 R3 और Q4 R4 डिस्टेंस पर और Qn Rn डिस्टेंस पर है। तो आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो किससे लिखा जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्ज इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो इनके जो इंडिविजुअल जो पोटेंशियल निकलते हैं उस पॉइंट पर, उन सब का क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक सम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेट पोटेंशियल हो जाएगा Vp, ठीक है, P पॉइंट पर अगर हम पोटेंशियल देखेंगे Vp क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस डेडेडेडेस Vn हो जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर इसका वैल्यू भी रख सकते हो, क्या हो जाएगा, KQ1 अपॉन R1 प्लस KQ2 बाई R2 प्लस KQ3 बाई R3 प्लस KQ4 बाई R4 प्लस डेडेडेस KQn अपॉन Rn, ठीक है। तो यहाँ पर Q1 Q2 Q3 यहाँ जो भी है आपको क्या लेना है, साइन के साथ लेना है, Q लिख देता हूँ यहाँ पर, साइन के साथ लेना है, साइन के साथ लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक गड़बड़ ना कर देना, ठीक है, एक गड़बड़ कौन सी, कि जब मान लो आपको ये जो Q2 है वो माइनस का दे दिया है, ठीक है, माइनस का Q2 चार्ज है, ठीक, और आपने पहले से ही वोल्ट V2 जो लिखा आपने पहले से माइनस लगा दिया। अगर आपने पहले से अगर माइनस लिख दिया, अगर Vp इजिकल टू लिखा आपने V1 माइनस V2 प्लस V3 प्लस V4 अगर ऐसे लिख दिया है, ठीक है, तो आपने पहले से ऑलरेडी माइनस ले लिया है, इसका मतलब क्या है
कि आपने साइन ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है Q2 का, उसके जो फार्मूला होता है उसमें ऑलरेडी आपने क्या कर लिया है, Q2 में साइन कंसिडर कर लिया है, उस साइन को आप बाहर निकाल के लिया है। तो अब दोबारा माइनस मत ले लेना, ठीक है। अगर एक बार आपने कंसिडर कर लिया है तो दोबारा आपको माइनस लेने की जरूरत नहीं है, नहीं तो दो बार आप माइनस कंसिडर कर लोगे वापस क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। नाउ आप इसको समेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हो। समेशन के फॉर्म में कैसे, के कांस्टेंट है के बाहर आ जाएगा, समेशन ऑफ, ठीक है, किसका समेशन होगा, Q अपॉन आर का समेशन होगा, ठीक है। तो Q अपॉन आर का समेशन अगर होगा तो हम इसको क्या बोल देंगे, क्यू आई अपॉन आर आई, ठीक है। आई कहाँ से कहाँ तक, 1 से n तक होगा, ठीक है। तो वी पी इजिकल टू हो जाएगा के समेशन ऑफ आई इजिकल टू 1 से n क्यू आई अपॉन आर आई, ठीक है। तो आपको ये ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक, आपका यहाँ तक ही काम चल जाएगा। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस, ठीक। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है किसी एक चार्ज की वजह से, मान लो Q1 चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो V1 है, ठीक है। तो V1 का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, वो इन चार्जेस की वजह से इफेक्ट नहीं होता है, उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं होने वाला, वो उसका जो मैग्नीट्यूड जो जितना होगा, जैसे 3 वोल्ट हुआ तो 3 वोल्ट ही रहेगा, अगर 4 वोल्ट हुआ तो 4 वोल्ट ही होगा, ठीक है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि यहाँ पर मान लो Q1 चार्ज होता है और इस पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होता, तो इस P पॉइंट पर मान लो ये R1 डिस्टेंस पर है, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है V1, जो V1 है मान लो आपका 3 वोल्ट हुआ, ठीक है, मैं अभी क्वांटिटी लेके बता रहा हूँ आपको V। उसके बाद आपने बोल दिया कि यहाँ पर मैंने Q2 रख दिया, तो Q2 के रखने से इस 3 वोल्ट में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। यहाँ पर हाँ एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और आ जाएगा, यहाँ पर मान लो V2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसका वोल्ट कुछ भी हो सकता है, वो 4 वोल्ट हो सकता है, वो चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा कि चार्ज कितना है। लेकिन ये Q1 की वजह से जो भी यहाँ पर पोटेंशियल है, ठीक है, 3 वोल्ट का, वो चेंजेस करने वाला नहीं है, ठीक है। नाउ कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। अगर हमने थ्योरीज देखी है तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि थ्योरी को कुछ एग्जांपल्स के अंदर या फिर कुछ क्वेश्चंस के अंदर हम कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द सिल्वर, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द सिल्वर, उस सिल्वर का एटॉमिक नंबर है Z इजिकल टू 47, इस न्यूक्लियस का रेडियस कितना है, इज 3.4 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ न्यूक्लियस, तो इसके न्यूक्लियस की सरफेस के ऊपर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, जबकि इसका जो रेडियस है वो कितना है 3.4 इंटू 10⁻⁻14 मीटर है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है Z इजिकल टू 47 है। तो जब भी पोटेंशियल देखना होता है तो किसी चार्ज की वजह से पोटेंशियल आता है, ठीक है। अगर इसके अंदर कोई चार्ज होगा तो इसके सरफेस पे क्या होगा, पोटेंशियल आएगा, तो उसके अंदर चार्ज कितना है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके सरफेस पे जो भी पोटेंशियल होगा वो तो सरफेस के किसी एक पॉइंट पे कंसिडर करेंगे, एक पॉइंट लेंगे वहाँ, ठीक है, या R डिस्टेंस पे रहेगा, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा V इजिकल टू के क्यू बाई क्या होता है, R होता है। तो हमें क्या चाहिए, Q चाहिए। Q कैसे आएगा, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन प्लस क्या होता है, प्रोटॉन होता है। तो न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है, लेकिन प्रोटॉन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज कितना होता है, एक प्रोटॉन के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन कितने होते हैं, जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है, इसका मतलब इसके पास 47 प्रोटॉन है, 47 कितना है, प्रोटॉन है, मतलब इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कितना हो जाएगा, 47 इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा 47 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसके अंदर क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर बॉडी के अंदर चार्ज है, ठीक है, तो उसकी सरफेस पे उसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आ जाएगा। तो नाउ एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन जो होंगे वो कितने होंगे, Ze, जितने नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर होगा उसका उतने ही उसके अंदर कितने होंगे, प्रोटॉन होंगे, ठीक है। तो एक प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, तो टोटल चार्ज इस न्यूक्लियस के अंदर कितना हो जाएगा, Ze हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, न्यूक्लियस है, तो इसकी सरफेस पे हमें क्या पूछा गया है, इसकी सरफेस पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा गया है, ठीक है। ये मान लो सरफेस के ऊपर एक पॉइंट है जहाँ पर आपको V फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मान लो इसका रेडियस भी गिवन है, R गिवन है, R कितना गिवन है, 3.4 इंटू 10⁻⁻14 मीटर गिवन है, ठीक है। तो R गिवन है आपको, तो गिवन क्या क्या है पहले वो देख लेते हैं। गिवन है R इजिकल टू 3.4 इंटू 10⁻⁻14 मीटर,
और क्या गिवन है, Q इजिकल टू जेड ही होंगे, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो Q इजिकल टू जेड, जेड कितना गिवन है 47 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो 14 इंटू अगर 1.6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 75.2 इंटू 10⁻⁹ कूलम हो जाएगा। अब हमारे पास Q है, R है, ठीक है, तो इस पॉइंट पर मान लो इस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो फाइंड क्या करना है पोटेंशियल, V इजिकल टू वाट, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल होगा V इजिकल टू KQ/R होगा। K का वैल्यू क्या है, K कांस्टेंट होता है, ठीक है, K इजिकल टू होता है 1/4πε0, ठीक है। अगर इसका वैल्यू देखा जाता है तो 9 इंटू 10⁹ होता है, 9 इंटू 10⁹। तो K का वैल्यू रख देते हैं, K का वैल्यू है 9 इंटू 10⁹। Q का वैल्यू रख देते हैं, Q का वैल्यू क्या है इंटू 75.2 इंटू 10⁻⁹ कूलम। डिनोमिनेटर में R है, तो R का वैल्यू कितना है, R का वैल्यू है 3.4 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। तो R का वैल्यू भी रख दिया है। देखो यहाँ पर वोल्ट है, तो वोल्ट की जितने भी हम यहाँ पर यूनिट रखेंगे वो क्या रखेंगे, हम SI यूनिट रखेंगे, ठीक है। तो K का ये SI यूनिट, Q का SI यूनिट रखा हमने, कूलम के अंदर रखा है, ठीक है, कूलम के अंदर रखा है। और R का SI यूनिट क्या होगा, मीटर होगा, ठीक है, तो हमने इसको मीटर के फॉर्म में रखा हुआ है, ठीक है। तभी आपका जो V का जो यूनिट आएगा वो वोल्ट आएगा। यूनिट का न्यूमेरिकल में हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखा जाए तो 9 इंटू 75.2 डिवाइडेड बाई 3.4, इसको अलग कर लेते हैं। यहाँ पर देखो 10⁹ है, ठीक है, तो 10 की पावर 10 की सभी एक साथ पावर देख लेते हैं। 10⁹ है, 10⁻⁻19 है, और डिनोमिनेटर में 10⁻⁻14 है। तो डिनोमिनेटर का ये ऊपर आएगा तो 10⁻14 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 10⁹ 10⁻⁻19 10⁻14 है, ठीक है, तो 10 मल्टीप्लाई में सारी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, 10 की पावर हो जाएगी 9 माइनस 19 प्लस क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा 9 इंटू 75.2 डिवाइडेड बाई 3.4, ठीक है। अगर इन तीनों को हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 199 हो जाएगा, और इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, तो 9 माइनस 19 प्लस का 14, ठीक है, तो 9 माइनस 19 कितना हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 14, तो माइनस का 10 प्लस का 14 क्या आएगा, प्लस का 4 आएगा। तो ये आ जाएगा 10 की पावर 4, ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो वोल्ट हो जाएगा, इसकी सरफेस के ऊपर जो वोल्ट होगा 199 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट होगा। ओके, नाउ कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स 2 देख रहे हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 10 वोल्ट। आपको पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, डेल्टा V गिवन है 10 वोल्ट का। हाउ मच वर्क इज नीडेड टू मूव ए चार्ज, चार्ज की क्वांटिटी गिवन है 200 माइक्रोकूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट, ठीक है। आपको वोल्टेज डिफरेंस गिवन है, दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस गिवन है, डेल्टा V गिवन है 10 वोल्ट। आपको वर्क डन निकालना है किसके लिए, कि इतना चार्ज हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करते हैं। अब कितना मूव करते हैं वो भी आपको गिवन नहीं है, लेकिन आपको ये पता है कि डेल्टा V इजिकल टू क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है, ठीक है। अगर आपको वोल्टेज पता है, आपको चार्ज पता है, तो वर्क डन आप निकाल सकते हो। तो वर्क डन कैसे निकालोगे, डेल्टा V इंटू क्या कर देंगे हम, Q नोट कर देंगे। तो W इजिकल टू क्या हो जाएगा, Q डेल्टा V हो जाएगा, ठीक है, Q नोट डेल्टा V हो जाएगा। तो वर्क डन का डेफिनेशन आप देख सकते हो, ठीक है। तो गिवन है, गिवन क्या क्या गिवन है, डेल्टा V गिवन है 10 वोल्ट, और क्या गिवन है Q इजिकल टू 200 माइक्रोकूलम। और माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6 होता है, ठीक है। माइक्रो का मतलब क्या होता है 10 की पावर -6। इसको हम लिख सकते हैं 200 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, क्योंकि हमें ऐसा यूनिट लेना है, तो ऐसा यूनिट में सिर्फ क्या होता है, कूलम होता है। अब फाइंड आउट क्या करना है, हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है, ठीक है। WAB, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने में कितना वर्क डन करना पड़ रहा है हमें, वो फाइंड आउट करना पड़ा है। तो हम जानते हैं कि डेल्टा W इजिकल टू क्या होता है, वर्क डन A से B पर यूनिट क्या होता है, चार्ज होता है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, WAB निकालना है। तो WAB को हम इधर ही रहते हैं, Q नोट को इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो Q डेल्टा V हो जाएगा। तो WAB इजिकल टू हो जाएगा Q डेल्टा V। दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। Q का वैल्यू है 200 इंटू 10 की पावर -6, और डेल्टा V का वैल्यू है 10। तो दोनों का वैल्यू हमने यहाँ पर रखा 200 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 10
इसको सिंपली सोल्व करते हैं तो 10 का मल्टीप्लाई 200 में करेंगे 2000 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। अब 2000 को देखो, 2000 को लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻3 क्योंकि 3 जीरो है, ठीक है, तो 10⁻3 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। अब यहाँ पर इन दोनों की पावर क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 10⁻3 - 6, 3 - 6 क्या होता है, माइनस का 3 होता है, तो ये आएगा 2 इंटू 10⁻⁻3 आएगा। तो वर्क डन जो आएगा वो आएगा 2 इंटू 10⁻⁻3। तो वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल, ठीक है, क्योंकि एसआई सिस्टम में ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻3 जूल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल है, 2 charges plus 20 nanocoulomb and minus 80 nanocoulomb are placed in air at separation of 10 meter. At what point in between them the total potential will be 0? यहाँ पर हमारे पास दो चार्जेस गिवन है, एक तो +20 नैनोकूलम्ब का है, दूसरा चार्जेस है -80 नैनोकूलम्ब का है। दोनों को 10 मीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है। इन दोनों चार्जेस के बीच में कहीं एक पॉइंट पर पोटेंशियल 0 हो रहा है, तो वो किस लोकेशन पे पॉइंट पोटेंशियल 0 हो रहा है वो लोकेशन हमें फाइंड आउट करनी है। मतलब 20 नैनोकूलम्ब से कितनी डिस्टेंस पर है, -80 नैनोकूलम्ब से कितनी डिस्टेंस पर है, वो आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो लेट सपोज आपके पास दो चार्जेस हैं, तो पहला चार्ज Q1 है वो 20 नैनोकूलम्ब का है, दूसरा चार्ज लेट आपका Q2 है जो -80 नैनोकूलम्ब का है। दोनों को हमने 10 मीटर्स की डिस्टेंस पर रखा हुआ है, ठीक। इन दोनों के बीच में एक पॉइंट है, इन दोनों के बीच में एक पॉइंट है जहां पर आपका पोटेंशियल क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो V = 0 हो रहा है। अब लेट सपोज ये जो पॉइंट है ये Q1 चार्ज से x डिस्टेंस पर है, तो अगर पूरा डिस्टेंस दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 10 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर x है तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 10 - x होगा। तो Q2 चार्ज से ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, इस पॉइंट का जहाँ पर पोटेंशियल 0 हो रहा है, 10 - x हो रहा है। अब हमने ग्रुप ऑफ चार्जेस के अंदर पढ़ा है कि अगर बहुत सारे चार्ज हैं Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसे बहुत सारे चार्ज है, और किसी पॉइंट P पर अगर हमें पोटेंशियल देखना होता है तो इन सभी चार्जेस की वजह से पोटेंशियल जो होता है, इंडिविजुअल जो पोटेंशियल होता है उनका एलजेब्रिक सम आपका क्या होता है, रिजल्टेंट पोटेंशियल आता है। तो क्या आता है आपका V = क्या आता है, V1 + V2 + V3 V2 + V3 + V4, ठीक है। तो एलजेब्रिक सम पोटेंशियल आता है। तो यहाँ पर भी अगर इस पॉइंट पर अगर आपको देखना है, पोटेंशियल देखना है, तो Q1 के चार्ज की वजह से मान लो यहाँ पर पोटेंशियल V1 है, और Q2 की चार्ज की वजह से यहाँ पर अगर पोटेंशियल V2 है, तो V = हो जाएगा V1 + V2। तो V की जगह हम V1 + V2 रख देंगे, तो ये हो जाएगा V1 + V2 = 0। अब V पोटेंशियल क्या होता है, किसी पॉइंट पर चार्ज की, किसी Q चार्ज की वजह से KQ/R होता है, ठीक है। तो पॉइंट 1 की वजह से यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो KQ/R एट 1 होगा, प्लस पॉइंट 2 Q2 चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या हो जाएगा, KQ/R(2) हो जाएगा, = कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखो, अगर हम मीडियम चेंज नहीं कर रहे हैं, अगर हम मीडियम चेंज नहीं कर रहे हैं तो K कांस्टेंट रहेगा, तो K इसमें से और इसमें से भी कॉमन आ जाएगा, कॉमन लेके इसके डिनोमिनेटर में हम फेंक देंगे, तो 0/K क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 के डिनोमिनेटर में या मल्टीप्लिकेशन में अगर कुछ भी आता है तो उसको क्या कर देता है, वो 0 कर देता है ना। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, Q/R(1) + Q/R(2) = क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब होता है Q1/R1 और इसका मतलब होता है Q2/R2, ठीक है। हमारे पास Q1 है, R1 है, R1 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, Q2 है -80 नैनोकूलम्ब, और R2 कितना है हमारे पास, 10 - x है, ठीक है। सभी की सभी वैल्यू पुट करेंगे, तो नैनोकूलम्ब का मतलब होता है, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 × 10⁻⁹ कूलम्ब हो जाएगा, ठीक है। तो नैनोकूलम्ब को कुछ हम एसआई सिस्टम के अंदर ही लिखेंगे, सारी के सारी यूनिट्स। तो ये हो जाएगा 20 × 10⁻⁹/x हो जाएगा, प्लस इसके लिए क्या हो जाएगा, -80 × 10⁻⁹ अपॉन यहाँ पर जो डिस्टेंस है, ठीक है, जो R डिस्टेंस है वो कितना है, 10 - x है, तो यहाँ पर हमने रख दिया 10 - x = 0, ठीक है। हमने पहले कहा था कि आपको क्या करना है, अगर यहाँ पर साइन कंसिडर नहीं कर रहे हैं, देखो एक पॉजिटिव चार्ज था, एक नेगेटिव चार्ज था, तो हमने यहाँ पर साइन कंसिडर नहीं किया, तो हमने यहाँ पर जो चार्ज रखा है वो साइन के साथ चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा।
यहाँ पर देखो 10⁻⁹ इसमें भी है, 10⁻⁹ इसमें भी है, दोनों में से कॉमन लेकर इधर हम डिनोमिनेटर में फेंक देंगे, ठीक है। और जीरो के डिनोमिनेटर में आया मतलब वो क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ पर बचेगा 20/x माइनस 80/10 - x इजिकल टू 0। अब इसको सोल्व करते हैं, तो सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, x इंटू हो जाएगा 10 - x डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 10 - x का मल्टीप्लाई इधर होगा, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 20 का मल्टीप्लाई 10 में हो जाएगा तो 200 हो जाएगा, माइनस 20 का मल्टीप्लाई x में हो जाएगा तो माइनस का 20x हो जाएगा। अब x का मल्टीप्लाई इधर होगा लेकिन क्या हो जाएगा, माइनस का 80x आएगा, तो माइनस का हो जाएगा 80x इजिकल टू कितना है, 0 है। तो ये टर्म्स पूरी इधर मल्टीप्लाई में फेंक देंगे तो पूरी टर्म्स 0 हो जाएगी। न्यूमरेटर में क्या बचेगा ऊपर आपका 200 माइनस 80x माइनस 20x माइनस 80x, माइनस का 100x हो जाएगा इजिकल टू 0। ये 100x इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 200 इजिकल टू क्या हो जाएगा, 100x हो जाएगा। 0 0 से 2 0 कैंसिल आउट, मतलब x इजिकल टू कितना आया, 2 आया, ठीक है। यहाँ पर x इजिकल टू कितना आएगा आपका, 2 मीटर आएगा। x क्या थी, q1 चार्ज से डिस्टेंस थी, तो आपका जो पोटेंशियल 0 होगा वो क्या होगा, q1 से 2 मीटर की डिस्टेंस पर q2 की तरफ आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल 0 होगा, ठीक है। यही आपको फाइंड आउट करना था। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल है और लास्ट एग्जांपल है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जांपल है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट एट डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज 4 × 10⁻⁷ कूलम। Now, if another charge 2 × 10⁻⁹ coulomb is brought from infinite to that point, how much work will have to be done? Does this work depend on the path by which the charge is brought? क्या क्वेश्चन क्या गिवन है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट एट डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर। एक चार्ज है, ठीक है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट एट डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 4 × 10⁻⁷ कूलम गिवन है, ठीक है। इससे 9 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट है, वहां पर आपको क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। आगे क्या बोल रहा है, अनदर चार्ज, एक और चार्ज है 2 × 10⁻⁹ कूलम इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फाइनाइट टू दैट पॉइंट। तो वो हमारा जो चार्ज होता है जो इन्फाइनाइट से लाते हैं हम, ठीक है, तो वो होता है क्यू नॉट चार्ज। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 2 × 10⁻⁹ कूलम है। तो 2 × 10⁻⁹ कूलम इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फाइनाइट टू दैट पॉइंट, इन्फाइनाइट से उस पॉइंट पर लाने पर, टू दैट पॉइंट हाउ मच वर्क विल हैव टू बी डन, ठीक है। तो यहां से यहां तक लाने पर, ठीक है, इन्फाइनाइट से यहां तक लाने पर हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो फाइंड आउट करना है। एक तो हमें इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल फाइंड आउट करना है और इस चार्ज को इन्फाइनाइट से यहां तक लाने पर वर्क डन फाइंड आउट करना है। दो चीजें फाइंड आउट करनी है, इस चार्ज की वजह से इस 9 सेंटीमीटर पे पोटेंशियल, और दूसरा इस चार्ज की वजह से ये चार्ज इन्फाइनाइट से यहां तक लाने पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, वर्क डन भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। डज दिस वर्क डिपेंड ऑन द पाथ, क्या ये वर्क डन आपका पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने ये पहले डिस्कस कर लिया था कि किसी भी पाथ से लाओ, कोई डिपेंडेंसी नहीं है इसके ऊपर, ठीक है, पाथ के ऊपर, ठीक। तो हमारे इसका तो हमारे आंसर हमने पहले ही दे दिया है, ठीक है। हमें दो चीज़ें निकालनी है, इस चार्ज की वजह से 9 सेंटीमीटर पे पोटेंशियल, तो V इजिकल टू क्या हो जाएगा, KQ/R, तो R हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। ये जो Q होगा वो ये होगा क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है, तो वर्क डन क्या होता है, Q इजिकल टू क्या होता है, अगर हमने पोटेंशियल हमने डिफाइन किया था तो वर्क पर यूनिट क्या होता है, चार्ज होता है, ठीक है। तो अगर हमने वर्क डन निकालना है तो क्या हो जाएगा, QV या QV हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो चार्ज होता है ना वो चार्ज आपका ये वाला चार्ज है, ठीक है। W इजिकल टू QV लिखोगे तो उसमें जो चार्ज होगा वो 2 × 10⁻⁹ कूलम वाला होगा, ठीक है। इसीलिए मैं पिछली बार जो थ्योरीज में था उसमें ये बोल रहा था कि आपको ये ध्यान देना है कि किसी चार्ज की वजह से उसका पोटेंशियल देखना है तो कौन सा चार्ज रखना है, ठीक है। मूव करने वाला चार्ज मत रख देना, ठीक है, गलती से, नहीं तो पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो लेट्स सपोज आपके पास क्या क्या गिवन है, एक पॉइंट चार्ज गिवन है 4 ×
10⁻⁷ बुलाऊंगा, इसको हम Q1 कंसिडर कर लेते हैं। इसकी 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, तो 9 सेंटीमीटर है, तो हमें क्या करना है, एसआई सिस्टम में मीटर में चलना है। तो 9 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 0.09 मीटर। ठीक है, तो आर इजिकल टू हो जाएगा 0.09 मीटर। पर एक पॉइंट है जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, वी इजिकल टू वाट आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, वी इजिकल टू के Q1/R होगा। ठीक है, के का वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁻⁹, Q1 का गिवन है 4 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 0.09। अब सिंपली सोल्व कर देना है। ठीक है, डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 100 लगा देंगे। ठीक है, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 10 की पावर कितना हो जाएगा, देखो 100 का मतलब होता है 10 की पावर 2, तो 10 की पावर 9 + 2 - 7 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर 4 हो जाएगा, तो 4 × 10 की पावर 4 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 4 × 10 की पावर 4 आएगा। ठीक है, तो ये इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, वोल्ट होगा। नाउ सेकेंड, आगे क्या बोल रहा है कि ये Q1 चार्ज तो यहीं पे रखा हुआ है, तो मान लो ये पूरा Q1 चार्ज है और ये पॉइंट जो 9 सेंटीमीटर पर है ये यहीं रखा हुआ है। इस पॉइंट तक हम क्या कर रहे हैं, इन्फाइनाइट से एक Q0 चार्ज ला रहे हैं, दूसरा एक चार्ज है हमारे पास। ठीक है, तो दूसरा चार्ज कौन सा है हमारे पास, एक Q2 चार्ज है जिसका चार्ज कितना है, 2 × 10⁻⁹ कूलॉम है। ये कहाँ पे रखा हुआ है, इन्फाइनाइट पे रखा हुआ है। इस चार्ज को हम इस पॉइंट पर इस और Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ला रहे हैं, Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला रहे हैं। ठीक है, इन्फाइनाइट से इस पॉइंट तक ला रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक लाने पर कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास ये चार्ज नहीं होता तो किसी की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो किसी की इलेक्ट्रिक फील्ड में हम मूव नहीं करते। ठीक है, अगर किसी की इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव नहीं करते तो फोर्स नहीं होता और फोर्स के अगेंस्ट हमें काम करना नहीं पड़ता। ठीक है, तो वर्क डन नहीं होता। तो ये चार्जेस तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका चार्ज तो यहाँ रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में हम दूसरा वाला चार्ज ले जाएंगे। ठीक है, इन्फाइनाइट से उस पॉइंट तक जहाँ पर हमने पोटेंशियल फाइंड आउट किया है। ठीक है, उस पॉइंट तक ले जाएंगे, वहाँ पर आपको वर्क डन भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, मान लो इन्फाइनाइट से हम इस पॉइंट पर लाएं तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो हमें फाइंड आउट करना यहाँ पर पूछा गया है। तो वर्क डन इजिकल टू क्या होता है, तो वर्क जो होता है वो होता है QV। ठीक है, क्योंकि आपने पोटेंशियल क्या देखा था, पोटेंशियल देखा था वर्क फ्रॉम इन्फाइनाइट टू A अपॉन Q0 देखा था, तो Q0 को मान लो Q मान लो। ठीक है, थोड़ी देर के लिए, तो जो वर्क डन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, QV हो जाएगा। तो W इजिकल टू हो जाएगा QV। अब Q कौन सा लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है जो चार्ज मूव करता है ना वही अपन चार्ज लेते हैं। यहाँ पर वर्क डन के अंदर जो चार्ज मूव करते हैं वही चार्ज लेते हैं। किस चार्ज को मूव कर रहे हैं, सेकेंड चार्ज को मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर Q2 लेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूजन रहते हैं कि हमें Q1 का वैल्यू लेना है Q2 का वैल्यू लेना है दोनों के अंदर। तो Q2 का गिवन है 2 × 10⁻⁹ इंटू 4 × 10 की पावर कितना हो जाएगा, 10 की पावर 4। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल हमने अभी निकाला है, पोटेंशियल जो हमने यहाँ पर निकाला वही यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, 4 × 10 की पावर 4। अब 2 × 4 कितना हो जाएगा 8, 10 की पावर -9 और 10 की पावर 4, तो 10 की पावर -9 प्लस क्या हो जाएगा 4, मतलब क्या हो जाएगा 10 की पावर -5 हो जाएगा। तो W इजिकल हो जाएगा 8 × 10 की पावर -5 जूल। ठीक है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। तो नाउ आपका जो लेक्चर है हम यहीं एंड करते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।